गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, हमने दो बातें करनी है। मेरी बिल्कुल डिफरेंट बात है और आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, और आपकी तो ज़रा शायद मैं ज़रा हेल्थ जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि BCG का टीका होता है जो हर पैदा होने वाले बच्चे को, आपको पता है, जल्द अज जल्द लगना ज़रूरी होता है। और बीच में मुझे पता लगा कि एक ऐसा पैच आया कराची में कि जिसमें 6 महीने तक BCG के टीके ही अवेलेबल नहीं थे। कैन यू इमेजिन दैट? तो न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो रहा है जिसको एसेंशियल है कि वो टीका लगना है, तो वो नहीं लग रहा। और अभी भी मैंने आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट 3-4 days ago I've been blessed with the daughter, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको अस्पताल में BCG का टीका इसलिए नहीं लग सका क्योंकि BCG के टीके अवेलेबल नहीं थे, शॉर्टेज थी। मुख्तलिफ अस्पतालों में मैंने पता किया, उन्होंने पर्टिकुलर दिन रखे हुए हैं कि जनाब हफ्ते में एक दिन आकर आपको ये टीका लग जाएगा, क्योंकि ये सरकारी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीका। इसलिए द गवर्नमेंट शुड, द हेल्थ अथॉरिटीज शुड टेक नोटिस कि एक एसेंशियल चीज़ जो पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे को लगनी चाहिए हर अस्पताल में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मैटरनिटी हॉस्पिटल ऑफ कराची, अगर वहां पे BCG का टीका अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए बाकी शहर में क्या सूरत हाल होगी। और क्या हो रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक लोगों ने खोले हुए हैं, वहां पे उनके पास स्टॉक्स हैं और पैसे बना रहे हैं और वो टीके लगा रहे हैं। ये मतलब लिटरली सोचने वाली बात है। और हमें ना आम इंसान को, इफ दे डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, तो उनको ना पता चले कि कितनी एसेंशियल चीज़ों पे जो कि आपको वैसे ही मिल जानी चाहिए उस पर भी आप पैसे दे रहे हैं। तो दिमाग में पहली चीज़ तो यही आती है कि वहाँ से उठा के इधर होल्ड किया जा रहा है ताकि आप पैसे दे के लें, हालांकि वहाँ आपको मुफ्त मिल रही थी। तो इस किस्म की चीज़ें पहले भी हुई हैं और फ़ौरन से दिमाग इसी तरफ चला जाता है। सो बात करने का मकसद ये था कि इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इस पर रिक्वायर्ड है। और इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर तो फिर आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म तो है, डू राइट इन टू अस। कोविड की थोड़ी सी बात कर लें और फिर आगे चलते हैं जी। पिछले 24 घंटे का, क्योंकि एवरी डे आई होप दैट आप लोगों में से भी कोई इतने इंटरेस्टेड होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कब ये वबा ख़त्म होगी, ये थोड़ा सा टैली आप लोग भी रखते होंगे। तो 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तादाद जो है दैट इज़ 58, और ये 58 से जो कितने बनते हैं? 58 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2000 के लगभग ही आ रही है आज है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट कल से थोड़ा सा कुछ पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो कल से ज़्यादा लग रहा है। कल 4.5 समथिंग था और आज 4.89 नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल है पेशावर की। अभी मैं जियो न्यूज़ पे एक रिपोर्ट चल रही थी, द रिपोर्टर वाज अपडेटिंग कि जनाब कोई खातिर में नहीं ला रहा, सोशल डिस्टेंसिंग तो चले छोड़ दें, मास्क भी कोई नहीं पहनना गवारा करता। पेशावर में कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशावर हो कोई भी और शहर हो, पूरा मुल्क हो, प्लीज अगर हमें करके वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अब ईज आउट की जा रही है। बाय द वे, देखिए रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट करें सर्टेनली, लेकिन एक मास्क पहनना तो ना छोड़े ना हम। ये तो अपनी एहतियात के लिए भी है। और आप यकीन मानिए कि जब से ये मास्क हमारी ज़िंदगी में आया है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना है, वो जो हर 6-8 महीने बाद या साल में 2-3 दफ़ा लोग बीमार हो जाया करते थे ना, वो अब कम हो रहा है, लिटरली कम हो रहा है। और जी बहुत सी बातें करनी है। This is indeed a great initiative. That's very impressive actually. And to start from there, तो बहुत ही आला मिसाल जो है वो कायम किया और इसकी पूरी एक डिटेल है where it started from। थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ईवीएम की बात तो हमारे जो तमाम स्टार प्लेयर्स हैं ना, दे आर ओवरवेल्म्ड कि उनकी वज़ीर आज़म अपने मेंटोर, और क्रिकेटिंग में तो आपको पता ही है सभी के हीरो हैं इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात हुई है। हर कोई अपनी अपनी तस्वीर शेयर कर रहा है, तो कल इस मुलाकात का हम जो हुई है तस्करा कर लेते हैं। सबसे पहले 1992 वर्ल्ड कप के फाते कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात में खिलाड़ियों से अपना क्रिकेट का तजर्बा शेयर करते हुए खिलाड़ियों का हौसला और एतमाद बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को मैदान में सर उठा कर रखने की हिदायत की है। इमरान खान का कहना था खिलाड़ियों के कंधे झुके हुए देखते हैं तो बहुत बुरा तासुर जाता है। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी चाहिए, खिलाड़ियों को जोशो जज्बे के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की। और मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करने पर ज़्यादा मुनासिब खुशी मनानी चाहिए, तो ये भी उनका कहना था। और मुलाकात के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट और उनका मोरल जो है वो बुलंद नज़र आया। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। और चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी पर ब्रीफिंग
ब्रीफिंग दी। रमीज राजा ने इमरान खान को दोनों मुल्कों के बोर्ड्स के सरबराहान से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने चेयरमैन PCB को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी पर माजरत ख्वाहाना रवैया ना रखने की हिदायत भी की, अगर हो गया तो हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने रमीज राजा से गुफ्तगू में कहा कि टीम को इस नहज पर ले जाएं कि हर कोई इसके साथ खेलने को तरसे। बात बहुत अच्छी है, वैसे तो होना इसी तरह चाहिए। अच्छा जी, ये तो मुलाकात होगी, तस्वीरें भी आपने देख ली और अपडेट्स ऑफ कोर्स कल सोशल मीडिया पे तो चल ही रही थी एंड क्रिकेट लवर्स डिड नॉट मिस अ थिंग। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट EVMs नाउ। जनाब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले पर मुल्क में तूफान खड़ा है, काफ़ी अरसे से खड़ा है। वफाक के वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाज बना रखा है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर खुलकर अपनी राय दी है। कल एक तकरीब में जर्मनी में शफाफ इंतखाबात की मिसाल देते हुए EVM का उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला ये हल कर देगी। आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है, हर इलेक्शन छोड़े सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। क्यों बाकी दुनिया में जर्मनी वगैरह इलेक्शन क्यों वहां शोर नहीं मचता? पहली दफा अमेरिका में मैंने देखा था शोर मचा, और वो भी क्योंकि उनका सिस्टम इतना ठीक था, एकदम खत्म हो गया। यहां हर 1970 के बाद हर इलेक्शन में कोई जो अब हारता वो कहता धांधली हो गई। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के शुरू से हामी हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि जर्मनी में रवायती तरीके से ही इंतखाबात हो रहे हैं और जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक का हिस्सा होने के बावजूद आज भी वोटिंग के लिए पेपर बैलेट का इस्तेमाल करता है। और आपको बताएं कि रवां माह 26 सितंबर को जर्मन पार्लियामान के इंतखाबात के लिए भी रवायती तरीका ही इख्तियार किया जा रहा है। अलबत्ता 2005 के इंतखाबात जर्मनी में वोटिंग के ज़रिए करवाए गए थे, लेकिन मशीन की वोटिंग की शफाफियत से मुतालिक शदीद एतराज़ात सामने आए थे। ये हम उधर की बात कर रहे हैं तो उधर भी ये हो चुका है। 2009 में जर्मनी की आला अदलिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को गैर आईनी करार दे दिया था। इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि जर्मनी में इसलिए शोर नहीं होता क्योंकि वहाँ वोटिंग होती है, तो वहाँ वोटिंग होके फ्लॉप हो चुकी है, आजमाई जा चुकी है, उनकी आला अदलिया ने इसे गैर आईनी करार दे दिया था। देने का हम ऑब्वियसली यही मकसद है कि ये एग्जाम्पल जो है ये सही शायद बनता नहीं था, बिकॉज उन्होंने ट्राई किया लेकिन अब वो कर नहीं रहे, तो अब वहाँ EVM का कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहाँ हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुखालफत के बावजूद EVM की ही हामी है। वफाकी वज़रा ने इस मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खूब आड़े हाथों लिए। एक दफ़ा फिर सुना देते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं। माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो टाइम को गुजारना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाए कि कहें कि जी बात तो ठीक है लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और इस मुल्क को डिनाई किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। 2023 के इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे, मुमकिन होंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हुकूमत EVM के इस्तेमाल पर बज़िद है, लेकिन याद दहाने हम आपको करा दें कि जर्मनी में EVM के थ्रू इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अपोजिशन के नज़दीक EVM धांधली से इलेक्शन छीनने का हुकूमती मंसूबा है, हरबा है। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। EVM का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल आखिरी मिनट पे जाके ये मामला कहीं सेटल होगा। वैसे एक बहुत ही रीजनेबल तजवीज़ ये थी कि शुरू किया जाए ये EVM का मामला, लेकिन एकदम से 20 करोड़ आबादी वाले मुल्क में, 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क में कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंटेशन फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब होते हैं, तो किसी एक जगह पे एज ए प्रोटोटाइप आप इस्तेमाल करके यूज़ तो करके दिखा देना। ये करें ज़रूर, एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर करें। तो हम जर्मनी की बिग जनरल इलेक्शंस, एग्जैक्टली जर्मनी की वज़ीर आज़म ने मिसाल दी है, तो हम ज़रा वहाँ पे
अब 26 को इलेक्शन है, वहाँ से ज़रा सूरत हाल मालूम करते हैं कि अच्छा, जर्मनी का बार बार हवाला इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म ने दिया, तो लिहाजा हम फिर उसी को केस स्टडी बनाएंगे। तो बर्लिन में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इरफान आफ्ताब, और उनसे हम पूछते हैं। इरफान, वज़ीर आज़म ने जर्मनी के इंतखाबात की शफाफियत की बात की, उन्होंने कहा जी वहाँ इसलिए कोई एतराज़ नहीं उठाता, EVM के जरिए होते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक तो वहाँ नॉर्मल पेपर बैलेट के जरिए इंतखाबात हो रहे हैं, ये EVM नहीं इस्तेमाल होगी, इसकी ज़रा तस्दीक कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसा ही है। जर्मनी में आम इंतखाबात के दौरान वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जर्मनी में वोट देने के महज 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका तो रिवायती पोलिंग बूथ में वोट डालने का है, जबकि दूसरा पोस्टल वोटिंग यानी डाक के ज़रिए। ये सहूलत भी ऐसे शहरियों के लिए है जो बैरून मुल्क मुकीम हैं या किसी मसरूफियत की वजह से इलेक्शन डे के दिन पोलिंग बूथ नहीं पहुंच सकते। वो तमाम अफराद डाक के ज़रिए वोट दे सकते हैं, लेकिन उनको भी मुताल्लिका इदारे को इत्तला करना होता है ताकि उनको वोट की पर्ची जो है वो बर वक्त भेज दी जाए। जहाँ तक आपने शफाफियत का जिक्र किया तो यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा है। इलेक्शन में किसी किस्म की बैरूनी मदाखलत, टेक्नोलॉजी की रुकावट या कोई भी बाज़ाब्ती पेश ना आए, इसी वजह से जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है इस्तेमाल या ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस मरतबा भी 26 सितंबर को जर्मनी में बैलेट पेपर्स के ज़रिए ही वोट दिए जाएंगे और अमूमन वोटिंग ख़त्म होने के चंद ही घंटों या आधे घंटे के बाद ही इब्तदाई नताइज आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कमोबेश अंदाज़ा भी हो जाता है कि कौन सी जमात को बरतरी हासिल हो सकेगी इन इंतखाबात में। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। इरफान, ये भी बताइएगा कि माजी में तो जर्मनी में वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई थी, तो फिर ये सिलसिला जारी क्यों नहीं रखा? हम बड़े क्यूरियस हैं टू नो कि ये फिर ख़त्म क्यों हुआ। बकौल वज़ीर आज़म, जर्मनी के इलेक्शन तो आइडियल होते हैं, गैर मुतनाज़े होते हैं, ये वोटिंग मशीन के बिल्कुल शफाफ होते हैं, तो वोटिंग मशीन के बगैर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? इधर एक्सप्लेन कीजिए। सन 2009 में जर्मनी की आईनी अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था, क्योंकि सन 2005 के आम इंतखाबात में करीब 2 मिलियन अफराद ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट कास्ट किए थे, लेकिन कुछ वोटर्स ने वोटिंग मशीन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आईनी अदालत से रुजू किया था, और अदालत ने साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन मैनिपुलेशन के खदशात का हवाला देते हुए इसे समझने के गैर कानूनी करार दे दिया था। जर्मनी में तो वोटिंग के लिए कागज़ के इजाफी इस्तेमाल पर भी तनकीद की जाती है, क्योंकि इससे तहफ़्फ़ुज़ माहौल को नुकसान पहुँचता है। लेकिन जहाँ तक इंतखाबात का गैर मुतनाज़े होने का ताल्लुक है, तो इस बारे में जर्मनी के जो वफाकी इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज़ में ये कहा था कि चूँकि एक वोट हाथ से गिना जाता है, लिहाजा किसी किस्म की बेज़ाब्तगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइबर हमलों के खदशात ज़रूर बढ़ जाते हैं और इससे इंतखाबात के नताइज असरअंदाज हो सकते हैं, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल से ग्रेस किया जाता है। और इस मरतबा भी इस आम इंतखाबात में जो वोट हैं वो मैनुअल तरीके से ही दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात भी अहम है कि आपको कौम का मिजाज भी देखना होता है। जर्मनी में ज़्यादातर लोग कानून पर आमतौर पर सख्ती से अमल करते हैं, और दूसरा साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी यहाँ आज भी बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के मौजू हैं। इसलिए जर्मनी के लिए ई वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में अभी मज़ीद वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका इरफान आफ्ताब, हमें बर्लिन से अपडेट कर रहे थे। कौम का मिजाज भी देखना होता है, ये भी बड़ी अहम आपने बात की है। लेकिन जर्मनी में एक्चुअली शफाफ इंतखाबात जिसका हवाला दे रहे हैं वज़ीर आज़म, वहाँ EVM इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ रिवायती तरीका इंतखाब ही अपनाया गया है। बीच में उन्होंने तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा नाकाम रहा, और उनकी अदालत आलिया ने EVM को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अल्टीमेटली गैर आइनी ही करार दे दिया। तो ये वहाँ की सूरत हाल है, और खामोशी से वो आगे भी चल पड़े। लेकिन वी आर स्टिल इन डिस्कशन स्टेज जिसको कहा जाता है, तो हमारी वो स्टेज चल रही है, तो एक और डिस्कशन कर लेते हैं। और इस बार हमें ज्वाइन किया जी डायरेक्टर प्रोग्राम्स फाफिन मुदस्सर रिजवी हमारे साथ हैं। मुदस्सर रिजवी साहब, वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वज़ीर आज़म का अपना खिताब देख लें, ये तासुर मिल रहा है हुकूमत बिल्कुल अटल है कि कोई माने या ना माने अगले इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। एटलीस्ट तासुर डेफिनेटली बिल्कुल यही है। तो आपको भी यही लग रहा है कि अब चाहे जो भी हो जाए इन्होंने डिसाइड कर लिया तो यही होगा?
प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, फाफन एज एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को अपोज नहीं करता। टेक्नोलॉजी का इमेंस पोटेंशियल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन के मुख्तलिफ प्रोसेस में, चाहे डिलिमिटेशन हो, GIS को इस्तेमाल किया जाए, वेबसाइट्स को इम्प्रूव किया जाए और EVM का भी इस्तेमाल मुमकिन है। लेकिन जिस तेज़ी से ये मामला हो रहा है और जिस किस्म का प्रोसेस तैयार किया गया है और लॉ में जिस किस्म की तब्दीलियाँ करनी चाहिए हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इंट्रोडक्शन से पहले होनी है, वो अगर कर ली जाएं तो शायद प्रोसेस क्लियर भी हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंट्रोडक्शन मुमकिन भी हो पाए। ज़रूरी नहीं है कि 2023 में सारे पूरे मुल्क के आप 1 लाख पोलिंग स्टेशन अगर बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। मुख्तलिफ मुल्कों के तजर्बे हैं, इंडिया की बहुत मिसाल दी जा रही है। इंडिया ने भी एक बहुत लंबे अरसे में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गए। हम वे फेस प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो मुमकिन तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अगले इलेक्शन में लिमिटेड बेसिस पे मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो कानून बनाया जा रहा है उसको मुकम्मल बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिविटी में बनाया जाए, डिटेल्स में जाया जाए जो EVM की वजह से कानून में तब्दीलियाँ आएंगी। दैट एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस कि एकदम, और अगर ये प्रपोज भी यही किया जाए ना कि हम थोड़े हल्के से स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है बल्कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि पूरा इलेक्शन ही EVMs पे हो, दिस वुड बी मोर कन्विंसिंग इंडीड। एंड मुदस्सिर साहब, दोनों के लिए अब हुकूमत का स्टांस ऐसा सख्त हो तो ज़ाहिर है लचक का मार्जिन ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ मौजूद है। वोटिंग मशीन के मुखालिफ जो भी हैं, ऑपोजिशन वाले हैं या इवन खुद इलेक्शन कमीशन है, शायद उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप समझते हैं कि ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है या लचक हुकूमत को दिखानी चाहिए इस मामले पे? देखिए, लचक तो दोनों साइड को दिखानी पड़ेगी। लचक, सियासत नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है, नेगोशिएशन का है, गुफ्तगू का है। ऐसी सियासत नहीं होती जिसमें दो पार्टियां एक दूसरे से गुफ्तगू करने से ही इनकार कर दें। लचक दिखाई जाएगी और हमें लग रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ एग्रीमेंट भी हो गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने पे, जिस पे ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाएगी। अगर इस तरीके की कोई कमेटी बन जाती है, उस तर्ज पे कोई कमेटी बन जाती है जो 2013 के इलेक्शन के बाद बनी थी, जिसने 2017 का इलेक्शंस एक्ट तैयार किया था, तो यकीनन और क्रिटिकल एरियाज इलेक्शन के जो हैं वीकनेसेस उन पे बात हो सकती है। अच्छा, फाइनली मुदस्सिर ये भी बता दें कि अगले इलेक्शन वोटिंग मशीन पर हो, इस पर एक सवालिया निशान है, लेकिन ये बात बार बार कही जाती है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त इस तरह के निज़ाम पर जाना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमें इधर ही मूव करना पड़ेगा। शफाफियत इसी तरह मुमकिन है। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू गो और ये क्लियर कट यही होगा? इलेक्शन खाली इलेक्शन डे ही नहीं है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, चाहे वो पार्टी फाइनेंसेस हों, चाहे वो नॉमिनेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो वोटर रजिस्ट्रेशन हो, इस किस्म के मामलात हैं, डीलिमिटेशन है, जो इलेक्शन कैंपेन की मॉनिटरिंग है, उस तमाम चीज़ों में एक टेक्नोलॉजी का रोल बनता है। उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। जहाँ तक EVM के इस्तेमाल की बात है, इसमें शफाफियत के जो इशूज़ हैं वो ट्रांसपेरेंसी और EVM को शायद कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उस पर बड़ा कैटेगोरिक तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नमेंट में लोगों को कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों की अपनी जो प्राइवेसी ऑफ वोट है, सीक्रेसी ऑफ वोट है, वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। उसके लिए टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस यकीनन मौजूद हैं। ब्लॉकचेन की बात हो रही है और लोगों की आइडेंटिटी और वोट अलग अलग रहें, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू की भी ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों पे एक पब्लिक डिबेट तो हो गई है, लेकिन पब्लिक डिबेट अभी सियासी मेरिट पे हो रही है। टेक्नोलॉजी के जो अपने मेरिट हैं, टेक्नोलॉजी की जो अपनी वीकनेसेस हैं, डीमेरिट्स हैं, उन पे भी बात हो। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इस गुफ्तगू में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि एक इनरिच्ड और इन्फॉर्म्ड डिबेट टेक्नोलॉजी पर हो, ताकि हम एक ईज इनटू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें रादर देन एब्रप्ट आउटबर्स्ट हो जाए टेक्नोलॉजी का, जिस तरह से हमें लग रहा है किया जा रहा है। ठीक, अग्रीड। यानी इस पर ज़रा मज़ीद डिबेट होनी चाहिए और ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट जस्ट टू द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स नहीं, बल्कि और भी लोगों के बीच में डिस्कशन। इसमें शहरियों की राय भी होनी चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स की राय भी होनी चाहिए, इसमें थिंक टैंक्स भी होने चाहिए, इसमें रिसर्चर्स भी होने चाहिए। एंड
बीट एनी डिसीजन, ये बहुत अहम फैसले होते हैं, नोबडी शुड रश टुवर्ड्स इट और मुसल्लत भी नहीं करने चाहिए। मतलब लेट्स टॉक इट ओवर एंड आई एम श्योर। देखिए एक बात होती है कि अगर आपकी बात में दम हो तो कन्विंस करें और कन्विंस हो जाएगा, लेकिन कन्विंसिंग के भी तरीके होते हैं। बट एनीवे ये कॉन्वर्सेशन जो है दिस नीड्स टू बी डन मोर। आपको याद होगा बाय द वे कि 2 साल पहले खवातीन के दफातर और काम की जगह पर शीरखार बच्चों को साथ लाने का मामला हमने अपने ही शो में उठाया था, इस पर बहुत बात की थी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खवातीन ने जियो पाकिस्तान की आवाज़ पे आवाज़ पिलाई और मामला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक पहुँच गया और करारदाद भी मंजूर हुई। और अब आपको खुशखबरी सुनाएं, बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है और ज़बरदस्त किस्म की बात है, सेशन के लिए आने वाली ख़वातीन अरकान अब अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आने की बजाय असेंबली ला सकती हैं और आलमी इदारे यूनिसेफ की मदद से सरकारी सतह पर कायम ये अपनी नौइयत का पहला जो डे केयर सेंटर है, विच इज़ कमेंडेबल। और हमें खुशी इसलिए क्योंकि थोड़ी सी इसमें पुशिंग जो थी वो हमने भी की थी। तमाम निजी और सरकारी इदारों में भी डे केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली प्रोफेशनल फील्ड्स का रुख करने वाली ख़वातीन मददगार माहौल ही से अपने दफ्तरी अमूर जो हैं वो बेफिक्री से अंजाम दे सकती हैं और नीड ऑफ द आवर है। दुनिया में भी देखें जहाँ जहाँ तरक्की हो रही है वहाँ इस किस्म की सहूलियात जो हैं वो हैं। इसी पे बात करते हैं। ज़ैनब बीबी हु हरसेल्फ एज एन एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीनत बीबी। ज़ीनत साहबा आपने वक्त दिया। ज़ीनत साहबा ये कितना मुश्किल काम था, अगर शुरू करें पहले जब आप ये बात करते थे, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है ये, चाहे कोई निजी इदारा हो चाहे कोई सरकारी इदारा हो, वहाँ पे बच्चों को साथ लाने के लिए एक ऐसा निज़ाम मौजूद होता है। लेकिन हमारे यहाँ कितना मुश्किल था पर्टिकुलरली मर्दों की सोसाइटी में, मर्दों को कन्विंस करने में कि जनाब ये ज़रूरत है आज की। बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी और शुक्रिया भी कहना चाहूँगी जियो न्यूज़ का, क्योंकि जब 2 साल पहले मेरा इशू बना और मैंने रिज़ाइन कर दी अपनी जॉब जस्ट इस वजह से कि मैं अपने बच्चे को ऑफिस लेकर जाती थी, तो एट दैट टाइम ट्विटर के ज़रिए वो चीज़ सर्कुलेट हुई और वो इशू जो है आइडेंटिफाई किया गया। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहले जियो न्यूज़, जियो टीवी जो है आपकी जानिब से मुझे कॉन्टेक्ट किया गया और आपके प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे दावत दी और इस इशू पे बात की। उसके बाद बाकी इस तमाम मीडिया ने बहुत ज्यादा साथ दिया, तमाम मीडिया के जो दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिटी, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। बहुत सारी खवातीन इस चीज से सफर हो रही थी लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। एक खातून ऑलरेडी बहुत मुश्किल से निकल के वो जॉब करती है, अपने घर में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, हस्बैंड को संभालना, बच्चों को संभालना और उसके बाद अपने करियर को टाइम देना। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह से होता था कि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती थी या उसको फायर कर दिया जाता था कि ये तो जैसे कि कोई जुर्म कर दिया, अब ये कैपेबल नहीं है, अब ये काम नहीं कर सकेगी, अब तो इसका बच्चा हो जाएगा और ये 3 महीने की मैटरनिटी लीव मांगेगी। उसके बाद जब बच्चे को ऑफिस लाने की बात होती थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होती थी। जब मैंने इस चीज पे आवाज उठाई और एक इशू को आइडेंटिफाई किया तो मुझे भी काफी ज्यादा लेबल कर दिया गया कि ये प्रॉब्लमेटिक है। आज के बाद कोई इसको जॉब ना दे, क्योंकि अगर इसको आप जॉब देंगे तो फ्यूचर में ये आपके इदारे के साथ भी इस तरह कर सकती है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये मसले बनाती है, इस तरह की चीजें मुझे फेस करने को मिली। लेकिन एटलीस्ट मैं इस चीज पे पर्टिनेंट थी, अपनी कॉज के लिए काम करना चाह रही थी कि मैं सफर हो चुकी हूँ, बाकी खवातीन सफर ना हो। हर खातून का हक है कि अगर वो माँ बनती है उसके साथ साथ वो जॉब भी करती है तो उसका माशी कत्ल नहीं होना चाहिए, उसको इस दोराहे पे नहीं खड़ा करना चाहिए कि वो चूज करे कि या वो मदर एक अच्छी माँ बने या वो जो है कोई अपना प्रोडक्टिव रोल प्ले करे। जीनत आप बिल्कुल सही कह रही हैं और फिर साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात पे। गिल्ट भी बहुत एक रोल प्ले करता है इधर, क्योंकि एक तो खातून खुद भी थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही होती है कि मैं क्या करूंगी, किस तरह करूंगी, और फिर माशाल्लाह जो माशरा होता है वो भी उसको गिल्टी करता है कि तुम्हारी एक ही जगह है तो सबसे पहले तो उधर जाओ। इसलिए आपने कमाल का काम किया। लेकिन ये किस तरह हो गया आपको, जब खास तौर पे आप खुद भी हमें याद दिला रही हैं कि कितने प्रेशर्स थे और कितना लोग और चीज़ें, आप नेम कॉलिंग और बहुत कुछ और कहना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप डटी रही। तो ये हाउ डिड दिस डे केयर सेंटर कम अबाउट, ये हुआ किस तरह?
ये हुआ इस तरह से था कि फॉर द वेरी जब सबसे पहले तो जियो टीवी ने कांटेक्ट किया मुझे और ये बात मीडिया पे हाईलाइट हुई। उसके बाद तमाम जितने भी इंटरनेशनल मीडिया था या लोकल हमारा रीजनल मीडिया था, नेशनल टीवी थे, सबने इस बात को कवर किया कि एक खातून जो है वो इस तरह से सफ़र हुई हैं, उनको अपने बच्चा ऑफिस लाने की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो हमारी MPs थी उनके साथ भी मेरा रब्ता हुआ, क्योंकि हम जर्नलिस्ट, मैं बाय सेल्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो उनसे रब्ता तो होता था। तो जो हमारी MPs थी उन्होंने कांटेक्ट किया एंड आई वुड से दिस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर सुमेरा शम्स। डॉक्टर सुमेरा शम्स जो थी उन्होंने और बाकी तमाम MPs ने फिर सूबाई असेंबली में करारदाद पेश की 2 साल पहले, और उसमें उन्होंने ये कहा, ना सिर्फ इस इशू के बारे में उन्होंने मुजम्मती बयान दिया, बल्कि उन्होंने एक ये भी प्रॉमिस किया कि हम आगाज करेंगे सूबाई असेंबली से। सूबाई असेंबली में हम एक डे केयर सेंटर और वो प्रॉमिस फिर फुलफिल भी हुआ। ज़ीनत, ये बताइएगा, अभी आपने तस्करा किया कि आपके बारे में ये इंप्रेशन दिया गया कि जनाब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक खातून है, ये तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, जो इसका बेसिक हक है, राइट है, उसके लिए आवाज़ उठाती है, अभी इसको जॉब पे ना रखा जाए। तो आपको दोबारा जॉब के हुसूल में क्या मुश्किल पेश आई, या अभी आप जॉब पे हैं, नहीं हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें यह था कि बहुत सारे इदारों ने बाकायदा मुझे इवन फ्रंट पे कहना भी शुरू कर दिया कि मजीद आप मीडिया पे ना आए, इस चीज पे आप बात ना करें, वरना आप अपना करियर जो है वो बर्बाद कर रही हैं, आपको कोई भी जॉब पे नहीं रखना चाह रहा, सब लोग यही कह रहे हैं। बट कुछ इदारे फिर भी ऐसे थे जो कि इन रियलिटी इंटरनेशनल इदारे थे, और उन्होंने न सिर्फ मेरी न्यूज देखी बल्कि उनको पता भी चला कि इस तरह से ये सफर हुई है। तो आई वुड से कि कुछ इदारों ने मुझे बाय सेल्फ कॉन्टेक्ट भी किया कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आप हमारे लिए काम करना चाहें तो। स्टिल क्योंकि अपनी जो मेरी कैपेबिलिटीज थी या जो मैं काम कर सकती थी, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करना, मुख्तलिफ कॉलम वगैरह लिखना, इस तरह की चीजें। तो अखबारात के साथ काम करना शुरू कर दिया, रेडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया, इस तरह की काफी सारी चीजें। तो और आपने बेसिकली इस इशू को अलाइव रखा, बहुत सारे इदारों ने रिव्यूज भी किया। बिल्कुल, और आपकी बातों से और आपकी इतनी मेहनत से ये पता चल रहा है कि एक तो जिस चीज़ को की ठान ली है ना कि बस तो फिर करना ही करना है, और ख़ासतौर पे इशू को जिंदा रखना, अलाइव रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत हमसे बात करने की। और तो लिहाजा अगर आपने डिसाइड कर लिया हो ना कि जी प्लीज 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 एक छोटी सी चीज़ आप ऐड अगर हमारे साथ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे, इवन हम अगर अपनी मीडिया की भी बात करते हैं, हमारे जियो न्यूज़ जो चैनल है या जियो टीवी है या इस तरह की जो अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ पर आज भी खवातीन जो माँ बनती है या वो बच्चों को ऑफिस लेकर आना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जिनका मैंने खुद सुना है कि वो खवातीन, आई रिमेंबर कि एक हमारी जर्नलिस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को ऑफिस लेकर आना चाहती हूँ। 10 दिन का उनका बच्चा था और 10 दिन की उनको छुट्टी दी गई थी सिजेरियन के बाद। जब उन्होंने कहा कि मैं बच्चा ऑफिस लाना चाहती हूँ तो कहा गया कि ये ऑफिस है, कोई डे केयर सेंटर नहीं है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर सुमेरा शम्स और बाकी जो हमारी खवातीन MPs हैं उनके लिए भी और हमारी KP गवर्नमेंट के लिए भी, और सबसे ज्यादा मीडिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज पे आवाज उठाई, सपोर्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सरकारी अस्पतालों में भी डे केयर सेंटर बन जाएंगे, सिविल सेक्रेटरीट में भी बन रहा है, और बाकी जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहां पर भी। अफसोस की बात है कि अभी तक इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी खवातीन। लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो एग्जांपल है ज़ीनत, ये डेफिनेटली आप लोगों ने सेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और जहां आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये सफर शुरू किया और उसके बाद काफिला बनता चला गया, और अब जहां भी इस किस्म की रेजिस्टेंस होगी ना तो आपका एग्जांपल दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इतना प्रेसिडेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही थी, माशाल्लाह हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारी आंखों के सामने बड़े हो गए। दैट इज सो ट्रू एंड देयर सो क्यूट। वो लगता है कि वो हम सारों के कलेक्टिव ही बच्चे हैं। तो वी आर वेरी यूज्ड टू इट इन दिस इदारा, लेकिन ज़्यादा इदारे जो हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपकी खवातीन, जो टैलेंटेड खवातीन है, वो वर्क फोर्स में आएँ और रहें। तो ये जो है ये चॉइस होनी नहीं चाहिए, बीच में देनी नहीं चाहिए कि अगर आपने बेबी करना है तो आप फिर आपको पता है ये क्रिकेट वाला मामला बड़ा अफसोसनाक है, पता नहीं रह रहे कि मुझे तो दुख होता है इस पे। न्यूजीलैंड और बरतानिया ने दौरे कैंसिल कर दिए, लेकिन पाकिस्तान में खेल तो हो रहा है और होगा, और इंशाल्लाह अच्छा होगा। नेशनल T20 कप का आगाज आज से हो रहा है। आज बलोचिस्तान का मुकाबला नॉर्दर्न से है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का सामना सेंट्रल पंजाब से होगा। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए 8 इंक्लोजर्स पे नशिस्तें लगा दी गई हैं और 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त भी है।
कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी है, जो कि अब बाय द वे ज़्यादातर जगहों पे ये लाजमी हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी लगवाना शुरू कर दें, सर्टिफिकेट निकलवाएं। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर तक जो है वो खेला जाएगा, सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू डेज़। अगर तो आप वैक्सीनेटेड हैं, आप जाके एक्चुअली विटनेस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो लव फॉर क्रिकेट कैन नेवर फेड आउट, इट कैन नेवर फेड अवे। अब जब when it comes to cricket ना, we all actually, हमारी रगों में जो खून है ना वो हरा हो जाता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ टूर्नामेंट बस कर ही दे, बेशक डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, बस जो भी हो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। और ये साथ हम बाय द वे आपको कप भी दिखा रहे हैं। और एक खबर जो मैं उस वक्त से देना चाह रही हूँ सुबह से, लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी कहानी स्टार्ट कर दी। तो जी, इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू बी रेनिंग इन कराची टुडे। Yes. तो ये मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जब वो दिन आएगा तो तब तक आपको पता है वेदर फोरकास्ट जो है वो चेंज भी हो चुका होता है, लेकिन आज तो ये मेंटेन कर रहा है कि आज दोपहर को, मतलब आफ्टर 12 नून, तो उसके बाद ये बारिश हो सकती है। और अब्दुल्ला, मैं आपको एक बात बताऊं कि परसेंटेज भी साथ देता है ना ये ऐप, तो आपको 40%, 50%, 1 बजे 30% है। पता है ये होता है सिलसिला, लेकिन ये बमुश्किल कुछ चंद मिनट की बारिश होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। खैर, हमारे पास बहुत से मेहमान हैं और बहुत सी खबरें हैं, तो ये फन पारे तो हम देखेंगे, इस आर्ट को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा तोशाखाना वाले मामले की अभी गूंज थमी नहीं है। वैसे वो मामला बिल्कुल इतना बड़ा मामला बनना चाहिए नहीं था, अगर आराम से बता देते, उसकी सामने आ जाती, मंजर आम पर आ जाती। आई वंडर कि उस पे वैसे शहबाज गिल साहब जो मंतक दे रहे हैं वो तो कन्विंसिंग नहीं लगी। कोई शहबाज गिल साहब तो किसी चीज़ के बारे में भी मंतक दे देना तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाती है, हालांकि बिल्कुल क्लियर कट बातें होनी चाहिए। तो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताने से इनकार पर तज्ज़िये तबसरे जारी थे कि आगे क्या हो गया। सब बातें छोड़ें, आप यही सोच लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में होती और किसी और हुकूमत ने, और पर्टिकुलरली साबिका हुकूमत ने ये कहा होता कि हम तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात नहीं देंगे, तो सोचिए कि क्या तूफान खड़ा होता। हाँ, वी विल नॉट इवन गेट इनटू कि क्या होता, लेकिन क्योंकि ये हो चुका है ना एग्जांपल सामने। बट एनीवे, चलें, अभी तो उसी की डिस्क्लोजर नहीं हो रहा कि उसके बाद और क्या चीज़ खड़ी होगी है। वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब का मामला सामने आ गया। वज़ीर आला के दफ्तर ने भी उस्मान बुज़दार के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात जारी करने से रोकने के लिए कानूनी राजदारी का दावा कर दिया। अब मतलब मुझे प्लीज बता दें कि ये क्या थ्रेट टू द नेशन होगा अगर हम सिर्फ नंबर बता दें कि उनके ज़ेर इस्तेमाल कौन सी गाड़ियां, कितनी गाड़ियां, दैट्स इट। हम कौन सा आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी नंबर प्लेट मांग रहे हैं। वज़ीर आला के दफ्तर का मौक़िफ़ सुन लेना। उनका मौक़िफ़ है कि एक्ट 2013 के एक्ट की दफ़ा 13(1)B के तहत ऐसी मालूमात का तबादला नहीं किया जा सकता जो कानूनी राजदारी के हक़ में हो। दरख्वास्त गुज़ार ने शफाफियत और मालूमात के हक़ के कानून के तहत रवां साल जनवरी में वज़ीर आला के दफ्तर को ये मालूमात हासिल करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला के दफ्तर ने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़रिए 9 माह बाद दरख्वास्त गुज़ार के पूछे गए सवाल का जवाब दिया। एक और सवाल के जवाब में वज़ीर आला के दफ्तर ने बताया कि बुज़दार हुकूमत की जानिब से दिसंबर 2020 तक 34 करोड़ 89 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं। हम रिपीट करते हैं इस लाइन को बाय द वे आपकी सहूलत के लिए कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की दफ्तर ने बताया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हुकूमत की जानिब से दिसंबर 2020 तक 34 करोड़ 89 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन दफ्तर ने वो कानून बताने से इनकार कर किया जिसके तहत वज़ीर आला ने सवाबदीदी फंड्स इस्तेमाल किए और जिनसे फंड्स की हद वाज़े होती हो वो कानून नहीं बताया गया। शफाफियत के कानून के तहत कानूनी ज़ाती मफाद का हवाला देते हुए दफ्तर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को मज़कूरा मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। वज़ीर आला के दफ्तर ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि किन रूल्स के तहत महकमा ख़जाना वज़ीर आला हाउस के लिए इजाफी ज़मीनी फ़ंड्स मुख्तस करता है, बल्कि सवाल ही मुबहम करार दिया है। लेकिन रात का तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कुछ तफसीलात मीडिया के सामने लाए। उनका कहना था कि वज़ीर आला की हिदायत पर अखराजात पब्लिक कर दिए हैं। साबिक दौर क्या उन्होंने तस्करा किया 2017-18 में वज़ीर आला ऑफिस में 173 गाड़ियाँ ज़ेर इस्तेमाल थीं, जबकि 2020-21 में सिर्फ 110 गाड़ियाँ ज़ेर इस्तेमाल हैं। साबिक अदवार में गाड़ियों की मरम्मत पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। मौजूदा हुकूमत सालाना अखराजात इस मद में सिर्फ 1.5 करोड़ तक महदूद किए हुए है। तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर आला हाउस के उमूमी अखराज
अखराजात और आदाद शुमार तो पेश कर दिए, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों और अखराजात से मुताल्लिक जवाब उन्होंने कोई ख़ास दिया नहीं, गोल कर गए। इनफैक्ट मतलब हम थोड़े से स्पीचलेस हैं कि बिल्कुल ही अगर कोई मुतनाज़ बात ना हो, बड़ी क्लियर कर, देयर इज़ अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत कोई भी कुछ भी पूछ सकता है और बनता ये है कि उसको जवाब दे दिया जाए, लेकिन ना दे के ना ये मुतनाज़ बनाते हैं। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इसी मामले में। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपने वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक क्या, बाय द वे हम आपसे एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं कि आपने क्या मालूमात मांगी थी और उन पर क्या क्या जवाब दिया गया आपको? काफ़ी अरसे बाद जवाब मिला, लेकिन आया क्या जवाब मिला? आपको याद होगा कि 2018 में जनाब उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक सुओ मोटो नोटिस लिया था, उसका नंबर था 11/2018। उसका मकसद ये था कि जो इंटाइटलमेंट गाड़ियाँ नहीं हैं वो हुकूमत से वापस ली जाएं और एक पॉलिसी तरतीब दी जाए ताकि वो जान सकें कि ये शख्स जो इसको इंटाइटलमेंट ही नहीं है वो किस ज़मरे में वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। हमने भी ये चेक किया कि जो वो हुकूमत जिसके प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के दौर में भी कहा करते थे कि जब हमारा दौर आएगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयरनेस होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सवाल जनाब बुज़दार साहब से पूछा था कि आप हमें बताएं कि आपके वज़ीर अला हाउस में कितनी गाड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, कानून क्या कहता है, आपको कितनी लिमिट हासिल है। फिर ये भी साथ पूछा था कि आपके जो अखराजात हैं, आप कहते हैं कि हमने अपने अखराजात में कटौती की है, जो साबिक़ा वज़ीर आला थे उसके टेनोर के मतलब आप बताएँ कि आप और उनके दरमियान जो गैप आता है वो कितना था और कौम को आपके इस जो म्याना रवि है, ठीक है। PIC ने 9 माह बाद एक्चुअली इनको अब्दुल्ला मलिक साहब को जवाब दिया और वो कहते हैं कि जनाब शफाफियत और मालूमात के हक के कानून के तहत मैंने ये सवाल पूछा है जिसका सवाल नहीं दिया जा रहा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाज चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज चौहान साहब, अब हम मलिक साहब से भी बात कर रहे थे जो इस मामले में दरख्वास्त गुजार है। वो कहते हैं शफाफियत और मालूमात का हक है, उस कानून के तहत मैं चाहता हूँ कि दरख्वास्त दी मैंने कि ये मालूमात मुझे दी जाएँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों का नंबर तो ज़ाहिर नहीं पूछ रहे, लेकिन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, तो इसमें क्या कबाहत है अगर बता दिया जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब्दुल्ला मलिक साहब मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं और ठीक है कि वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक एक्ट है उसमें उसके तहत इंफॉर्मेशन ली भी जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे भी हैं कि जिसके तहत हर इंफॉर्मेशन दी भी नहीं जा सकती। लेकिन जो इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी थी, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक पिक्चर रख देता हूँ और आपको हैरानगी होगी और इनको खुशी होगी अब्दुल्ला मलिक साहब को कि जो ये सुनना चाहते थे एग्जैक्टली वही चीज़ है ना वो इनको सुनने को मिलेगी। 2017-18 में जनाब शहबाज शरीफ साहब के जो खादमे आला कहलाया करते थे उनके दौर में 173 गाड़ियाँ थी CM सेक्रेटेरिएट में, और 2020-21 जो है वो जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब है जिन पे सारा दिन मीडिया और तजिया निगार तनकीद करते हैं, उनके दौर में 110 गाड़ियां थी और 36% गाड़ियों में जना कमी हुई। अच्छा, 2017-18 में वो खादमे आला शहबाज शरीफ साहब के जो बहुत उछला कूदा करते थे परफॉर्मेंस के हवाले से, उनके दौर में नॉन सैलरी अखराजात जो है CM सेक्रेटेरिएट के 24 करोड़ रुपए हुआ करते थे, 24 करोड़ रुपया। और जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू के बराबर खिदमत करते हैं, उनके दौर में 14 करोड़ 30 लाख रुपया 2020-21 में, कि जो 4 साल बाद हालांकि इसमें ज्यादा होने चाहिए, 40% कमी की गई। फिर इसी तरीके से 2017-18 में शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो हबीब जालब के शेर सुनाया करते थे, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को सुबह व नूर को, इनके दौर में फ्यूल का इस्तेमाल 3,72,000 लीटर हुआ। और हमारा शरीफुल नफ्स जो है उस्मान बुज़दार साहब के दौर में 2020-21 में सिर्फ 2,28,000 लीटर हुआ, 40% कमी जनाब इस मद में हुई। वैसे ये फ्यूल के इस्तेमाल से शरीफुल नफ्स होने का क्या ताल्लुक है? एक मिनट सुन लो, 3 फैक्ट्स और देता हूँ अब्दुल्ला, सुन लो, बड़े मजेदार हैं ये। अच्छा, गिफ्ट और एंटरटेनमेंट पर जो अखराजात होते हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो तकरीबन कोई जनाब हजारों एकड़ महल में रहते हुए भी अपने आप को गरीबों का नुमाइंदा कहते थे, उनके दौर 2017-18 में 90 मिलियन 9 करोड़ रुपए सिर्फ गिफ्ट और एंटरटेनमेंट के चक्रों में टिकारे गए। लेकिन सादा से हमारे उस्मान बुज़दार साहब के 2020-21 के दौर में 44 मिलियन 51% कमी हुई। फिर पेट्रोल डीजल और फ्यूल के अखराजात, पहले मैंने उसकी क्वांटिटी बताई थी, अखराजात शहबाज शरीफ साहब के 2017-18 में आपके 3 करोड़ 50 लाख रुपया जनाब आपका सिर्फ पेट्रोल के ऊपर CM सेक्रेटेरिएट का सिर्फ, और हमारे दौर के अंदर 2020-21 लेटेस्ट दौर फयाजुल हसन चौहान साहब, इतनी इंफॉर्मेशन
23% कमी। एक मिनट, एक चीज और मैं आपको बता दूं। लास्ट ये चीज होनी चाहिए। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट की मरम्मत पर अखराजात शहबाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी साल में 42 मिलियन 4 करोड़ 20 लाख, और हमारे जनाब 2020-21 में सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख 64% कमी। और आखिरी चीज, ये जो स्वाबदीदी ग्रांट होती है, स्वाबदीदी ग्रांट, हमारे जनाब खादिम आला साहब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 9 करोड़ 60 लाख रुपया स्वाबदीदी जनाब लोगों में तकसीम कर दिया। हमने उसको कम करके 2020-21 में सिर्फ 23 मिलियन 2 करोड़ 30 लाख रुपया 78% कमी। बताएं, अब इसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब को सल्यूट मारना चाहिए ना। अच्छा, उनकी शान में जनाब कोई ना कोई कंपैरिजन वगैरह तो हमारा काम है कंपैरिजन करना। चौहान साहब, आपको इतनी करने की क्या जरूरत थी? खैर, आप हमारे साथ हैं तो ये बता दें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हमारा भी नहीं ना। अब चौहान साहब हमारी भी सुन ले थोड़ी सी। बता रहा हूँ, ये 100% एग्जैक्ट, करेक्ट, एप्रोप्रिएट, ऑप्टिमल और 100% ठीक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। अगर इसको अब्दुल्ला मलिक साहब चैलेंज करते हैं, अगर इसमें 1% भी कोई कमी कजी हुई, मैं आपके टीवी चैनल पे आके अब्दुल्ला साहब की मौजूदगी में माफी मांगूंगा। नहीं, ये बड़ी अभी अप्रिशिएटेड। आप कह रहे हैं कि 100% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम तो इससे कम इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, और जो एक्चुअली आपसे मांगी भी गई है सारी देर थी। अब्दुल्ला मलिक साहब मेरे भाई हैं ना, इनको मेरे को पूछ लिया करो। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लॉग बुक भी दे ਦਿਓ, और ਜਿਹੜੀ मतलब एक लॉग बुक ही रह गई है, जस्ट वो भी पास ऑन कर दें आप। नहीं, उसमें कुछ सेंसिटिविटी होती है, उसमें कुछ जनाब आपके ना मॉडल पूछना शुरू हो जाए कि गाड़ियों के मॉडल क्या है। मैं समझता हूँ इसमें सेंसिटिविटी है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी चीजों के हवाले से भी। तो कुछ चीजें थी, उनको कुछ रूल्स के मुताबिक, अभी इस वक्त रूल्स मेरे पास नहीं है। नहीं, वो पीआईसी ने रूल्स का तस्करा किया। बेसिकली अब्दुल्ला मलिक साहब इज प्रॉब्ली इंटरेस्टेड के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जाती इस्तेमाल में, पर्सनल यूज में कितनी गाड़ियां हैं और इतनी सी बात है, कौन सी गाड़ियां हैं। भाई, जिसने 36%, 40%, 39%, 51%, 23%, 76% कमी कर दी हर काम में, तो क्या वो अपनी ज़राअत के इस्तेमाल के लिए गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करेगा? आप मुझे बताएं ना। अब्दुल्ला मलिक साहब को बताएं ना, मेरा भाई है जनाब, ये तासुर दसो जी तुसी और सैटिस्फाई हो गए ना? नहीं, मेरी बात सुनो, तुसी साड़ी भी गल सुन लो चौहान साहब, कि ये तासुर फिर उभरता है कि जनाब लॉग बुक इसलिए नहीं दी जा रही है कि प्रॉब्ली मिसयूज सामने ना आए, मुबैना तौर पर मिसयूज सामने ना आए। ठीक है, गाड़ियों की तादाद में आपने कमी की है, जिसको आपने बताया कि और खातिर खा कमी की है, लेकिन उनकी पर्सनल गाड़ियों की तादाद में क्या इस्तेमाल में क्या कमी आई है या नहीं आई है, या ओवरऑल स्टाफ की गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी आई है? इंफॉर्मेशन वो ही मांगी गई है। आपने तो काफी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लिया, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। बस इतनी सी बात है। ये तो ना कह रहा हूं, इस पे आप अप्रिशिएट करने के बजाय नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी जवाब दे देना जो पूछा जा रहा है। चौहान साहब, अप्रिसिएशन ये तो ना करो ना, इस पे कम से कम 2 जुमले तो बोलो। बहुत अच्छी बात है चौहान साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है, जो एक्चुअल मांगी गई है, वो नहीं दे रहे। जबरदस्त सादगी के साथ और अच्छाई के साथ उस नाम ने हाथ खाते आला की निस्बत अच्छा काम किया, ये जुमला तो बोलो ना, बनता है ना, बनता है। अच्छा, अब हम ताली बजा रहे हैं आपके लिए, बहुत जबरदस्त बात है। ये भी हो गया, ऑन एयर भी हो गया, लेकिन एक्चुअली जो बात पूछी गई है और जो मांगा गया है वो आपने प्रोवाइड नहीं किया, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स जो आप दे रहे हैं। उसमें इनको प्रॉपर लेटर लिखा गया, कानून की पूरी वो मुद्दात बताई गई, वो आर्टिकल्स बताए गए कि जिसके तहत कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, और इसी इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो कवानीन है, उसी कवानीन को जरा रेफर करके उसके कंटेक्स्ट के अंदर इनको बताया गया कि ये चीजें नहीं। और बाकी आपने, अब मैं भी इंट्रो सुन रहा था, अब्दुल्ला मलिक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने यही पूछा था ना गाड़ियों का इस्तेमाल क्या है, देखिए चौहान साहब, कमीशन ने तो कहा है आपको कि आप दें वो इन्फॉर्मेशन। भाई, आप ओवरऑल सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो ही इज मोर इंटरेस्टेड इन जाती गाड़ियां कितनी है इनके पास, 176 से 110 पे आ गई। मुझे एक चीज, मेरी बात 176 से 110 पे आ गई। वो तो चौहान साहब बात वो तब बनती जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी होती। नहीं, वो देखिए गाड़ियों की नौयत भी होती है, गाड़ियां 10 लाख की गाड़ियां 50 हो सकती हैं और 1 करोड़ की गाड़ियां 5 हो सकती हैं। आप तसल्ली से सुन लें, कुछ गाड़ियां हैं, अगर हम बता दें कि ये गाड़ी है, उसका ये मॉडल है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, सुनो एक मिनट, सिर्फ वो चीज इन्फॉर्मेशन लेनी हो और उसके मुताबिक पूरा प्लान बनाना हो कि यार उस गाड़ी को किस तरह जनाब उसको डिफ्यूज करके उसके ऊपर क्या अटैक करना है। मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बताएं फिर। तो ये आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं? सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, वैसे तो हमें लग रहा था वो उस्मान बुज़दार साहब खुद भी आवाम में घुल मिल जाते, कभी कभी खुद गाड़ी ड्राइव करके, वो तब नहीं होता सिक्योरिटी कंसर्न कोई?
नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न होता है ना। अब आप मॉडल, उसी मॉडल की बुनियाद पे जो दहशतगर्द पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि उसके किस तरीके से जो है ना उसकी जनाब अगर सपोज वो बुलेट प्रूफ है, सपोज बम प्रूफ है। लास्टली चौहान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप कह रहे हैं जी सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए नहीं दिया जा सकता। वैसे आई वंडर कि इसको कहीं सेटल किया जा सकता है कि बगैर गाड़ी का नंबर बताए प्रोबेबली वो गाड़ी का मॉडल और गाड़ियों की तादाद बताई जा सके। चीजें होती है यार, मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये बताइए, मॉडल से भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। चलिए शुक्र है, हमने तो कहा कि आप सारी चीजें तय की जा सकती है, किसको किस तरीके से जरा। अच्छा चौहान साहब ना भी बताएं तो पता चल ही सकता है। साहब लास्टली ये बता दें, मैं जरा ये रियली कंसर्न्ड, हमारा अगला सेगमेंट भी होगा, ये डेंगू की रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जिनका अभी कंपैरिजन दे रहे थे, अगर डेंगू को डील करने में कंपैरिजन हो गया तो फिर जरा मुश्किल ना हो जाए। सर जी बात ये है कि जिनका आपने मुझसे सवाल पूछा है, कोरोना के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जना परफॉर्मेंस दिखाई है, उसका कंपैरिजन आप सारे चीफ एग्जीक्यूटिव जितने आपके हैं ना, कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके सारे सूबों, उसमें नंबर 1 अल्लाह पाक के करम से उस्मान बुज़दार साहब रहे हैं। तो डेंगू के भी ऊपर भी हमने बड़े अच्छे तरीके से पहले परफॉर्मेंस दिया और अब अभी हम कोरोना से फारिग हुए नहीं है, तो ये चीज़ आई है। और इसके ऊपर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो कैंसर के मरीज होने के बावजूद बड़ा विजिलेंटली है ना जिन्होंने अपना किरदार अदा किया उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, इसमें भी इंशाअल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और आवाम को और खल्क़े खुदा को इस बीमारी से भी बचाने के लिए परफॉर्मेंस हमारी अच्छी ही होगी। चले होपफुली जी, बहुत शुक्रिया आपका फयाज चौहान साहब, और सर्टनली डॉक्टर यास्मीन राशिद को तो हम अप्रिशिएट करते ही हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब इज स्टिल विद अस। तो फयाज चौहान साहब कह रहे हैं जनाब सिक्योरिटी कंसर्न है, वैसे उन्होंने बता दिया कितनी गाड़ियों की तादाद में कमी हुई है, कौन सी गाड़ियाँ हैं ये नहीं बता सकते क्योंकि खदशात हैं सिक्योरिटी के। अब्दुल्ला मलिक साहब, लेकिन वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो तो फयाज चौहान साहब ने अपैरेंटली दे ही दिया। एक्चुअली शायद यही सवाल है और हम लोग भी पूछते हैं कि आप जानना क्यों चाहते हैं बेसिकली। तो अगर नेचुरली अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी है तो इसका मकसद जरूर बता दें। मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें क्लियर इसी में भी हो जाएंगी, बिकॉज चौहान साहब का भी कहना था कि बहुत जी सिक्योरिटी इश्यूज है और हम नहीं बता रहे। हम भी ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, अवाम की इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहते थे बतौर शहरी। हम जानना चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब के पास किस किस्म की गाड़ियाँ उनके फ्लीट में है, उसका जो स्टाफ है वो क्या मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। जो लॉग बुक का पूछा था, लॉग बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें क्या उसका इदराज किया जा रहा है कि नहीं। वही तो ट्रांसपेरेंसी होती है, वही तो आईना होता है कि जितना फ्यूल आपको ऑथराइज है क्या वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप हमारे पैसे का ज़्यादा तो नहीं कर रहे। इसका बड़ा मकसद ये था कि चूँकि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्सों पर जो हुकूमत बनी हुई है वो उसका सही इस्तेमाल कर रही है या सिर्फ दिखावे का दिखावा है। और वो जो हम कहते हैं कि हमारे वसीम प्लस जो हैं वो अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, तो इसलिए तो पूछा था भाई हुकूमत वक्त हमें बताए कि आपके जो अच्छे इक़दाम हैं उनमें से ये भी तो हमें बताइएगा ना जो हमारा दस्तूरी आईनी हक है। बेसिकली आपके कहने का मतलब है दिस इज टैक्स पेयर्स मनी और आपका ये हक है, आपका ये राइट है टू फाइंड आउट कि वहाँ कितनी गाड़ियाँ क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ हमारे पास माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बिल्कुल फजूल इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह कि अब्दुल्ला देख रहा है कि सांप अगर काट जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या होनी। भाई कहाँ आ गया ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं भी बाहर सैर कर रहे हो सकते हैं। बट इट्स लाइक अ बिट यूजलेस राइट नाउ बिकॉज़ वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग। और एक बात जो हम अक्सर कर रहे हैं आजकल, लेकिन आपको फिर से याद दिलाएंगे कि लक्स स्टाइल अवार्ड, व्यूअर्स चॉइस है जी। लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने वाले हैं, उसमें व्यूअर्स चॉइस हैं और हम चाहते ये है कि अक्सर लोगों को फिर ये हो जाता है कि भाई इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था अवार्ड। तो आप अभी से कोशिश करें। बिल्कुल जी, नॉमिनेशन आप खुद ही कर लें, वोट आप खुद कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टार्स के लिए और इसके लिए आपको जाना है www.luxstyle.pk। यस, मैं वेट कर रही थी कि आप कह दें www.luxstyle.pk पे जाके अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए वोट करें। ये तो हो गई बात, अभी हम आगे आपको बताएंगे, जैसा कि हमने कल ही हमने तो उससे पहले ही बता दिया था कि जो न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हुआ है ना, इसके पीछे पसे पर्दा भारतीय साजिश ही निकलेगी और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म कराने के पीछे मुल्क दुश्मनों की साजिश के वाज़े इशारे मिल गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को मिलने वाली धमकियों के ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। वफाकी वज़रा ने भारतीय साजिशों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India, primarily कि वो यहाँ पे जो दौरा है न्यूजीलैंड का उसको वो कैंसिल कराते, क्योंकि इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केप बोट नहीं बन सका।
और हिंदुस्तान का जो ये सोच थी कि वहाँ खाना जंगी होगी और वहाँ कत्ल गारत इतना होगा कि यहाँ महाजरीन का एक तूफान होगा, एक सिंगल महाजरीन भी नहीं आया, कोई महाजर कैंप भी नहीं बनाया। अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वालों की कम है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करते हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रुकवाने की साजिश जो है वो तो अब सामने खुली गई है, सब कुछ, और ताने बाने जो हैं इनके मिल गए हैं इंडिया से। हुकूमत ने सब बता दिया है, तो अब ये साजिश नाकाम कैसे बनाई जाए, कैसे बड़ी टीमों को पाकिस्तान लाया जाए? जो कुछ खेल में ये लोग कर रहे हैं, एक तो आना जाना आपस में ख़त्म कर दिया है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का आपस में मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं, हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में जाने की इजाज़त नहीं है, और मज़ीद यानी घटियापन आप ये देखें कि अगर कोई गैर मुल्की खिलाड़ी किसी अंदाज में भी पाकिस्तान के हक़ में बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी वो हो जाते हैं। वो मिसाल क्रिस गेल की है, जिसने बड़ा दलेराना ट्वीट किया है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, कौन है जो मेरे साथ चलेगा। तो ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक उसको भी साइड लाइन कर दिया गया है। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बताया जा सके और लोग समझ सकें कि हिंदुस्तान ही है जो सब कुछ ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। उसके ताने बाने मिलें, कड़ियाँ मिलें, कितनी मिलें, फ़र्ज़ कीजिए जो हुकूमती सतह पे कहानी आई है उसमें कोई झोल भी हो, कोई कमी भी हो, तब भी इसमें शक नहीं कि हिंदुस्तान इसके पीछे छोटी हरकतें करता चला जा रहा है। ये बताइएगा खालिद साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब हालात देखते हुए अब ये फैसला किया है कि होम सीरीज़ तो जनाब न्यूट्रल मैदानों पर खेलने का हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझते हैं दिस इज़ द राइट डिसीजन, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन? जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लेकिन इस फैसले से पहले और इसके ऐलान से पहले मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये बताया जाए कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू की बात होती है उसका कोई जवाब तो होना चाहिए ना। अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में हमारी जो सिक्योरिटी की, हमारे अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है तो फिर तो ठीक है, हक बजाने में दूसरी टीमें वो कहेंगे जी हम आपके मुल्क में नहीं आते। तो इसलिए मैं इसरार करता हूँ इस चीज़ पे, बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने एक बड़ा वाहियात, बेबुनियाद, नामाकूल इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे, एक किस्म की हमारे मुल्क में आके हमारी मेहमान नवाजी का, हमारी मेज़बानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हम पे बोहतान लगा के और हम पे इल्ज़ाम लगा के चले गए हैं। पहले उनको गलत साबित किया जाए, सारी दुनिया को ये बताया जाए कि इन्होंने गलत बात की है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमसे मुतालबा करें, जो कि अब शुरू भी हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी होना चाहिए था, ज़्यादा शिद्दत के साथ होना चाहिए। सफारती सतह पे मुतालबा हुआ है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसको फिर कानूनी तौर पे भी इस मसले को उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब फॉर योर ओपिनियन। टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन एक और खबर क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आपको बताएं कि पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर और दुनिया भर के की फुटबॉल लीग्स के फेवरेट खिलाड़ी जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो सबसे ज़्यादा आमदनी वाले फुटबॉलर की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गए हैं। अगर किसी को शक था, मुझे तो ऑलरेडी पता था। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स की जाने सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाले फुटबॉलर की जारी फहरिस्त में रोनाल्डो ने मेसी को, मुकाबला देखें ना आप किन के दरमियान होता है, मेसी को इन्होंने पीछे छोड़ा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आने वाले रोनाल्डो इस साल $125 मिलियन कमाएंगे। मेसी इज ऑन नंबर 2 $110 मिलियन के साथ। When you are playing in millions, does it even matter कि किसके पास 10 ज़्यादा और 4 कम? That's a lot of money, by the way. अच्छा जी, that's all for today. We'll see you tomorrow. Stay safe. Wear a mask.